हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है जीनियस माइंड एकेडमी। आज हम बात करने वाले क्लास 12 का एक चैप्टर है, बहुत ही शानदार भाई, मजा आ जाएगा। तुम इसको कनेक्ट करना अपने से। इसका नाम है वैश्वीकरण। आज हम गाना सुनते हैं ना, वो वेस्टर्न गाना चलता है। आज हम वेस्टर्न खाना खाते हैं, बर्गर पिज्जा ये सब खाते पीते हैं, है ना। अलग अलग जीन्स पहनते हैं, अलग अलग कपड़े जूते पहनते हैं। तो भाई जहां वैश्वीकरण है तभी ये सब तुम अपना रहे हो और पहन रहे हो। तो क्या होता है वैश्वीकरण, इसके बारे में जानेंगे। वैश्वीकरण को बेसिकली 1990 के दशक में शुरुआत माना जाता है और उसके माध्यम से ही पूरे विश्व का एक एकीकरण हो गया, उसी को बोल दिया वैश्वीकरण। तो अगर मैं आपको बोलूं कि वैश्वीकरण क्या होता है, तो विश्व का एक होना उसको बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को अलग अलग नामों से जाना जाता है: भूमंडलीकरण, जगतीकरण, नगरीकरण, एकीकरण एवं वैश्वीकरण। इंग्लिश में इसको ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, वैश्वीकरण की कोई भी परिभाषा नहीं है। विद्वानों ने अपने अपने सुविधा अनुसार इसकी परिभाषा देने की कोशिश की है, वो अलग बात है। चलिए, सबसे हम बात करेंगे कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, उसका प्रभाव क्या पड़ा है समाज पे, सोसाइटी पे, समुदाय पर, राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके सारे आयाम के बारे में भी हम बात करेंगे। कैसे वैश्वीकरण का विरोध हो रहा है अलग अलग मंचों के माध्यम से, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो एक टॉपिक लेते हैं, वैश्वीकरण क्या होता है। तो एक सिंपल डेफिनेशन के साथ इसका आंसर स्टार्ट करने वाले हैं। वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रवाह। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है? प्रवाह। प्रवाह का मतलब तो फ्लो होना, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। तो वैश्वीकरण में देखेंगे क्या क्या चीज का प्रवाह होगा। तो का आजीविका की तलाश, मतलब एक व्यक्ति काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। जैसे इंडिया का लोग जो है अमेरिका में काम करने जाता है। तो श्रम की भी हम बात करते हैं, क्या बोल देते हैं इसको हम? श्रम। श्रम मतलब होता है एक मजदूर या काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। दूसरा होता है व्यक्ति। व्यक्ति भाई कोई भी प्रोफेशन के तौर पे जा सकता है, काम की तलाश में जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखना। तीसरा जो वस्तु, भाई आप जानते हैं, हम जानते हैं, ये जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है, ये जो मैंने माइक लगा रखा है, ये जो मेरे हाथ में मार्कर है, ये कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जो वस्तु आवागमन हुआ, जिसके माध्यम से मैं इसका प्रयोग कर पा रहा हूं, तो ये भी एक वैश्वीकरण की देन है। ठीक है, इसके बाद है विचार। आपको पता है कि आज वेस्टर्न का जो आइडियोलॉजी है वो हम फॉलो कर रहे हैं। अंग्रेजी हमारी कोई मातृभाषा तो नहीं है, हमारी कोई लैंग्वेज तो है नहीं, पर हम क्योंकि आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है समाज के अंदर, तो उस विचार को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो थॉट्स को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है ना। इसके बाद है पूंजी। आज देखिए अमेरिका टॉप लेवल का कंट्री है, सुपर पावर है। जो आपका शीत युद्ध हुआ था, उसके बाद शीत युद्ध के दौरान जो है, जैसे सोवियत संघ खत्म हो गया, पूरे विश्व में एक शक्तिशाली देश बच गया, उसका नाम था अमेरिका। और अमेरिका का जो डॉलर है पूरे विश्व में प्रचलन में है, और उसका जो पावर है वो देखने को मिलता है। तो यानी कि पूंजी का भी आवागमन कहीं ना कहीं हुआ है। जैसे अमेरिका का पूंजी भारत में आया, भारत का पूंजी अमेरिका में गया, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। तकनीक, आज का जो युग है, आज का जो मॉडर्न युग है, तकनीक के बिना संभव नहीं है। तकनीक नहीं, क्रांति नहीं, क्रांति नहीं तो पूरा कोई वर्ल्ड नहीं। ऐसे मैं आपको समझा रहा हूं। तो आज तकनीक का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे एआई ले लो, चाहे तुम्हारा जो क्या साइंटिफिक तौर में ले लो, एजुकेशन में ले लो, क्या बोलते हैं तुम्हारा फैक्ट्री में ले लो, हर जगह कहीं ना कहीं तुम्हें तकनीक देखने को इजिली मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं है? तो अगर मैं तुमसे अगर पूछूं कि भैया वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है, सिंपल तुम लिखना, वैश्वीकरण का मतलब होता है प्रवाह। प्रवाह किसका होगा? चाहे व्यक्ति का होगा, चाहे पूंजी का होगा, वस्तु का होगा, विचार का होगा, तकनीक का होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं, याद रखना। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है, यानी कि एक मल्टी डायमेंशनल क्या कॉन्सेप्ट है। इसमें हम अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें राजनीतिक, इसमें आर्थिक, इसमें सामाजिक, इसमें सांस्कृतिक, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना पड़ता है? इसके अंदर राजनीति के बारे में, आर्थिक के बारे में, सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में पढ़ते हैं। और इस वैश्वीकरण के माध्यम से एक देश से दूसरे देश के बीच में जुड़ाव होता है, मेल मिलाप होता है। तो ये इसको भी आप याद रखना। वर्तमान समय में वैश्वीकरण की बात करते हैं, तो आज मैंने आपको जस्ट बताया था कि 1990 के बाद, जैसे सोवियत संघ का अंत हुआ, 1990 के बाद जो है पूरे विश्व में एक नई कॉन्सेप्ट आई, एक नई अवधारणा आया, उसको कहा गया वैश्वीकरण। और उस वैश्वीकरण के माध्यम से एक परिवार, फिर एक राज्य और एक विश्व की भावना को प्रोत्साहित किया गया। मतलब पूरा संसार एक परिवार है,
वसुदेव कुटुंबकम की बात कर रहा हूं मैं। मतलब इस तकनीक के माध्यम से, वैश्वीकरण के माध्यम से सभी देश को जोड़ दिया गया। ठीक है, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। सभी देश को जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसका विशेषता पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पारस्परिक जुड़ाव पर बल देता है। अगर मैं कहता हूं, सिंपल समझिएगा, मैं कहीं पे पढ़ रहा हूं तो पढ़ने का मेरा उद्देश्य क्या होगा? सीखना। किससे सीख रहा हूं? उस टीचर से। तो मैं किस पर निर्भर हो गया? टीचर पर निर्भर हो गया। तो पारस्परिक निर्भरता हो गया, पारस्परिक निर्भरता होना। ठीक है ना? तो यानी कि किसी भी देश को जब भी कोई चीज चाहिए होता है तो एक देश दूसरे देश पर डिपेंडेंसी हो जाती है। तो इसको बोलते हैं पारस्परिक जुड़ाव पर बल देना। पहला पॉइंट वैश्वीकरण की विशेषता है। प्रवाह में तेजी आना। अब समाज इसमें क्या होता है? वैश्वीकरण के माध्यम से एक वस्तु दूसरे वस्तु में, एक वस्तु दूसरे जगह पे बहुत तेजी से जाता है। वहां की वस्तु इंडिया में आता है, ऐसे मान लो, तो बहुत तेजी से क्या होता है? प्रवाह होता है। बहुत तेजी से क्या होता है? प्रवाह, आना और जाना, आना और जाना। ठीक है। उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देना। आज हमारा समाज ही एक पूंजीवादी व्यवस्था बनते जा रहा है, जिसके अंदर एक व्यक्ति का वर्चस्व होता है और उसके नीचे क्या करते हैं? बंदे काम करते हैं। और इसके अंदर क्या होगा? उदारवादी सोच होगा, उदारवादी सोच होगा। इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होगा, रोक नहीं होगा, रुकावट नहीं होगा। ठीक है ना? तो पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब है किसी प्रकार का रोक टोक नहीं होना। वैश्विक समस्याओं पर बल देना और वैश्विक सहयोग। आज कोरोना वायरस 2019 में आया था, सभी देशों ने मिलकर प्रयास किया। आज ओजोन लेयर का क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, उसको लेकर प्रयास कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसको सभी देश मिलकर चाहते हैं कि इसको सॉल्व किया जाए, हल किया जाए, ताकि जो समस्या आ रही है, बहुत प्रॉब्लम होगी आगे जाके, तो सभी देश जो है मिलकर सहयोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। बीमारी, महामारी, आपदा कभी कोई एक देश नहीं कर सकता हल, इसीलिए इसको सभी देशों को सहयोग करना पड़ता है। तो ये आपको मेरे को आशा है कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, वैश्वीकरण के कारण क्यों आया वैश्वीकरण? बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण आने के पीछे तकनीक रहा होगा, संचार रहा होगा, माइक्रोचिप, टेलीफोन, इंटरनेट, ये तो रहा ही होगा ना, जब भी तो वैश्वीकरण आया। परिवहन रहा होगा। देखिए, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, जैसे जैसे विज्ञान, जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ, वैश्वीकरण ने अपना स्वरूप ग्रहण किया। ठीक है। देशों की आपसी निर्भरता। आज जैसे जापान इतना छोटा कंट्री है पर टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है। आज साउथ कोरिया इतना छोटा कंट्री है, टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है। क्या मतलब है? इसका मतलब है हम कहीं ना कहीं डिपेंड है दूसरे देशों के ऊपर। तकनीक के मामले में, हर एक मामले में कहीं ना कहीं दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड है। परिवहन तथा संचार साधनों की उन्नति। आज अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर सुधारनी है ना, परिवहन, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य ठीक कर दीजिए, उस देश का दशा ही बदल जाएगा। तो यानी कि आज जिस प्रकार से परिवहन और संचार में तरक्की हुई है, उन्नति हुआ है, उससे कहीं ना कहीं विकास हुआ है वैश्वीकरण का। ठीक है। उदारीकरण की नीति अपनाई गई है। उदारीकरण का मतलब ही होता है जो सरकार प्रतिबंध लगाती है, उस प्रतिबंध को, उस रुकावट को खत्म कर देना। ठीक है। एमएनसी द्वारा जो है विश्व के एक बाजार को बढ़ावा देना। आज एमएनसी कंपनी जो है बड़े स्तर पे कहीं पे जाती है, कंपनी लगाती है और एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का प्रयास करती है। मल्टीनेशनल कंपनी या कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। उन्नति तकनीकी से के माध्यम से विश्व को जोड़ने का प्रयास हो रहा है। आज जैसे जैसे तकनीक बढ़ रहा है, उससे देश को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। विश्व को एक गांव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है विश्व को एक गांव? क्योंकि आज आप इंडिया में बैठे हो और ऑस्ट्रेलिया में फोन लगा के वीडियो कॉल कर सकते हो। आज इंडिया में बैठे हो, अमेरिका में वीडियो कॉल कर सकते हो। तो ये जो करने की जो भावना है, ये तकनीक के माध्यम से आया। इसको कहा गया विश्व एक गांव हो गया है। ठीक है। तो टेलीफोन हो गया, टेलीग्राफ हो गया, इंटरनेट हो गया, माइक्रोचिप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब इसके अंदर आएगा। पर्यावरण समस्या को हल करना। आज पर्यावरण इतनी बड़ी समस्या बन चुकी है ना, कोई एक देश अकेले नहीं कर सकता है, इसीलिए सभी देश को आपस में आना होगा और सहयोग को बढ़ावा देकर इस समस्या को सुलझाना होगा। ठीक है। मुद्रण तकनीक के माध्यम से जो विचारों का फैलाव। आज जैसे जैसे तकनीक आया है, मुद्रण, छपाई खाना आया, उसके माध्यम से लोग अपने विचार एक जगह से दूसरी जगह पे फैला सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी। तो मुझे ये भी आशा है कि वैश्वीकरण के जो जो कारण रहेंगे आप इजिली समझ जाओगे। वैश्वीकरण के आयाम मैंने अभी जस्ट बताया। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इसका मतलब पता है क्या होता है? ये कोई एक चीज को लेकर हम बात नहीं कर रहे, इसमें अलग अलग थॉट्स को लेकर बात कर रहे हैं, एजेंडा को लेकर बात कर रहे हैं, जैसे सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक। ठीक है जी।
तो ये एक बहुआयामी अवधारणा, इसके अंदर हमें राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम सकारात्मक पक्ष पढ़ लेंगे, उसके बाद हम नकारात्मक पक्ष के बारे में हम बात करेंगे। सूचनाओं से राज्यों की कार्य क्षमता में वृद्धि। आज राज्य के पास इतना सूचना है ना कि आप जो भी नागरिक है उसका सूचना जल्दी से एकत्रित कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है। तो तकनीक में कहीं ना कहीं राज्य जो है आगे बढ़ा है, ठीक है। दूसरा, आंतरिक प्रशासन को प्रभावशाली तरीके से बना सकता है। तो राज्य जो है आंतरिक प्रशासन सही तरीके से चलाने का भी काम करता है, जो भी वहां पे दिक्कतें आ रही, समस्या आ रही, उसको सुलझाने का काम करती है। इसके बाद आपसी सहयोग के माध्यम से आतंकवाद पे अंकुश रखती है। हमारे इंडिया में 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद हमने हर जगह जाके कहा देखिए आतंकवाद पे जो है अंकुश लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, ये जो हमारे पास जो सकारात्मक पक्ष है, इसके माध्यम से हम आतंकवाद के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तकनीकी के माध्यम से जो है हम सूचना इकट्ठा कर सकते हैं, नागरिकों का भी, देश का भी। और राज्य जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने के माध्यम से भी कहीं ना कहीं अपने आप को जिम्मेदार मानता है। ये इसके सकारात्मक पक्ष हो गए। अब इसके बाद नकारात्मक देखो, उद्योग में कम हस्तक्षेप। सिंपल बात है, आप अगर कोई आपको एमएनसी पैसे दे रही है ना किसी राज्य को, तो उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। तो उद्योग में राज्य का कम से कम क्या हो रहा है, इंटरफेयर हो रहा है, हस्तक्षेप हो रहा है। कल्याणकारी राज्य का स्थान उदारवादी ने ले लिया। अब राज्य पहले क्या करता था, जो भी जरूरत है, जो भी आवश्यकता है किसी चीज की, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समुदाय को, किसी भी चीजों को, तो वो क्या करता था, प्रोग्राम के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से लागू करता था। अब इसकी जगह कौन ले लिया, उदारवादी ले लिया। भाई तुम बीच में इंटरफेयर मत करना, क्योंकि ये हमारा काम है, हम करेंगे, ठीक है। हस्तक्षेप, राज्य के कार्य क्षेत्र में कमी। अब इंडिया में जो भी राज्य होगा वो क्या नहीं कर सकता, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि वो कंपनी आपको पैसे दे रही है ना। जब पैसे दे रही है तो आप इंटरफेयर क्यों करोगे। तो ये था हमारा जो बेसिकली वैश्वीकरण क्या होता है, तो ये सब हमने जाना। तो ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्थिक के बारे में और आपके सांस्कृतिक के बारे में, ठीक।